नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। तो दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार किसके हाथ में हो, इसकी लड़ाई चल रही है। और इस बीच संसद में दिल्ली सेवा बिल पेश कर दिया गया है। इसको लेकर लगातार बहस हो रही है। राघव चड्ढा जी, राज्यसभा सांसद, आम आदमी पार्टी की तरफ से हमारे साथ आज जुड़े हैं। राघव जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 24 पर। शुक्रिया। राघव जी, तमाम कोशिशों के बावजूद ये बिल पेश किया गया और अब लग रहा है ये पास भी हो जाएगा, क्या कहेंगे? देखिए, ये दिल्ली की 2 करोड़ जनता को गुलाम बनाने वाला बिल है, उनके अधिकार छीनने वाला बिल है। और मुझे लगता है कि इससे ज्यादा राष्ट्र विरोधी एंटी नेशनल बिल शायद ही कभी भारत के संसद भवन के भीतर लाया गया हो। जो जो लोग इसका समर्थन करेंगे वो इतिहास में राष्ट्र विरोधी के तौर पे जाने जाएंगे, और जो जो लोग इसके विरोध में आएंगे उन्हें देश का इतिहास राष्ट्र प्रेमी, देश प्रेमी के नाम से याद रखेगा। मुझे लगता है कि ये बिल लोकतंत्र और संघीय ढांचे के खिलाफ है, और एक ऐसा बिल है जो मंत्रियों को अफसरशाही का गुलाम बना देगा। मुख्यमंत्री एक शोपीस रह जाएंगे और सारी शक्तियां केंद्र में चली जाएंगी। ये प्रयोग अगर दिल्ली में सफल होगा तो एक एक करके भारतीय जनता पार्टी हर गैर भाजपा राज्य की सरकार की भी शक्तियां इसी प्रकार से ऑर्डिनेंस के माध्यम से, उपराज्यपाल के माध्यम से, गवर्नर के माध्यम से छीन लेगी। राघव जी, अगर ये बिल पास होता है तो अगला कदम आपका क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, इसे चैलेंज करेंगे जाकर? देखिए, मामला पहले ही सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ का गठन होने वाला है और सुप्रीम कोर्ट इस पे पूरे विस्तार से चर्चा करेगा, बहस सुनेगा और अपना फैसला देगा। पहले भी 2 बार ये मामला सुप्रीम कोर्ट जा चुका है। 2 बार 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने इस पे फैसला सुनाया, और दोनों बार ये फैसला अरविंद केजरीवाल और दिल्ली सरकार के हक में सुनाया, उपराज्यपाल और भारत सरकार के खिलाफ, भाजपा के खिलाफ सुनाया। 2 बार 2 राउंड हम जीत चुके हैं। 3rd राउंड में भी आप आजमा कर देख लीजिए अपनी ताकत। सुप्रीम कोर्ट में हम भी आजमा लेंगे, देखते हैं कौन जीतता है। लेकिन अमित शाह जी तो कह रहे हैं कि आपको जितना कहना होता है आप उतना पढ़ लेते हैं और उतना बता देते हैं, आगे की बात नहीं पढ़ते हैं ना ही बताते हैं। तो वो आज इस बात का जिक्र संसद में कर रहे थे, कह रहे थे हमें पूरा अधिकार है कानून बनाने का। देखिए, उनका मैंने आज बयान सुना और मुझे लगता है आज उन्होंने असल रीजन क्या है, असल कारण क्या है बिल लाने का, वो स्पष्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि 2015 के बाद कुछ ऐसी परिस्थितियां दिल्ली में हुई जिसके चलते हमें ये शक्तियां छीनने वाला, सरकार से तमाम शक्तियां लेने वाला कानून लाने की जरूरत आन पड़ी। क्या हुआ 2015 में? 2015 में आजाद भारत के इतिहास की सबसे बड़े वाली जनादेश वाली अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनी। वो सरकार बनी तो भाजपा को समझ में आ गया कि उनका सुपड़ा साफ हो गया दिल्ली में। उसके बाद जितने विधानसभा चुनाव हुए सारे दिल्ली में हारती गई। वो समझ गए कि दिल्ली में जब तक केजरीवाल है हमारी सरकार कभी नहीं बन सकती, हमारी राजनीति कभी नहीं चमक सकती, हमारे नेता राजनीतिक तौर पे बेरोजगार रहेंगे। इसी के चलते उन्होंने कहा सरकार का झंझट ही खत्म कर दो, सरकार की तमाम शक्तियां ले लो, सरकार को ध्वस्त कर दो, ताकि ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी। तो अब कैसे काम करेंगे फिर? अब जब आप ये कह रहे हैं कि जो अधिकारी हैं वो ऊपर हो जाएंगे, नेता नीचे हो जाएंगे, तो फिर काम कैसे चलेगा फिर? देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट जरूर जैसे 2 बार उन्होंने संवैधानिक पीठ ने फैसला सुनाया, वैसा ही फैसला सुना के सारी शक्तियों की पुनर्स्थापना दिल्ली सरकार में करेगा। काम में वास्तव में बहुत चुनौती आएगी, लेकिन ये अरविंद केजरीवाल जी हैं। जितनी चुनौतियां पिछले 8 साल से आ रही हैं, 8 साल से लगातार ये लोग हमारी शक्तियां छीनते आए हैं, कम से कम करते आए हैं, हमारी शक्तियों को छीनते रहे। पर दिल्ली का बेटा अरविंद केजरीवाल दिल्ली वालों के लिए काम करते रहेंगे, दिल्ली वालों की बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य की सेवाएं देते रहेंगे। और दिल्ली वालों को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि जब तक आपका बेटा अरविंद केजरीवाल जी सरकार में है, वो आपकी सेवा में पूरी तरीके से लगे रहेंगे। सारी चुनौतियां अकेले झेलेंगे, आप तक उन चुनौतियों की एक छींट भी नहीं आने देंगे। अमित शाह जी कह रहे हैं कि आप अपना भ्रष्टाचार छुपाने के लिए इस बिल का विरोध कर रहे हैं कहीं ना कहीं। देखिए, इस प्रकार की गीदड़ भभकियों से डरने वाली नहीं है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी उस मिट्टी की नहीं बनी कि एजेंसियों की 4 नोटिस से और एजेंसियों के 4 नाम से घबरा जाए, डर जाए। आपको जो आजमाना है आप आजमा लीजिए, लेकिन ये बात जरूर समझ लीजिए कि ये बिल संविधान के खिलाफ है और लोग आपको राष्ट्र विरोधी के तौर पे याद रखेंगे अगर आप ये बिल लाकर इसे पास कराते हैं। असल में आपकी पिछले 25 साल में दिल्ली में 6 बार चुनाव हुए, 6 के 6 चुनाव भाजपा हार गई, एक बार भी नहीं जीत पाई, लगातार हारी है। तो वो समझ गए कि अब दिल्ली में हमारी सरकार नहीं बन सकती, तो सरकार को ध्वस्त करने के लिए कानून ला रहे हैं। उसके लिए कोई ना कोई बहाना ये लोग ढूंढते रहते हैं।
ये कानून इतना खतरनाक है भले ही कि सरकार 2 टर्म मुख्यमंत्री को एक से शोपीस या फिर बहुत सारे बार नहीं बना पाई भारतीय जनता पार्टी, लेकिन सांसद जरूर उनके साथ के साथों जीत के आ रहे हैं। कोई बात नहीं। जहां तक राज्य में सरकार चलाने की बात है, राज्य का चुनाव तो लगातार हारती आई है, कभी नहीं जीत पाई। यहां तक कि प्रधानमंत्री जी का जब अश्वमेध का घोड़ा पूरे हिंदुस्तान में दौड़ रहा था, जब वो 2014 में मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बने, उसके बाद तमाम राज्य जीत कर आई, महाराष्ट्र जीती, ये जीती, यहां तक कि जम्मू कश्मीर में तब भाजपा ने सरकार बना ली। लेकिन जब वो अश्वमेध का घोड़ा दिल्ली पहुंचा तो अरविंद केजरीवाल जी ने वो घोड़ा रोक लिया और भाजपा को हार लगी। पहली बार मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी के भी निजी जो उनका पॉलिटिकल करियर है, करियर में पहली बार जो उन्हें हार मिली वो दिल्ली में मिली 2015 में, फिर 2020 में फिर मिली, और कोई साधारण हार नहीं थी, करारी हार थी। 70 में से 62 सीटें, यानी कि 90% सीटें दिल्ली के लोगों ने अरविंद केजरीवाल जी की झोली में डाल दी। ये शायद भाजपा पचा नहीं पाई, क्योंकि अब जैसा कि लग रहा है, स्थितियां लग रही हैं कि ये बिल पास हो जाएगा, तो आपकी सारी जो कोशिशें थी कि कांग्रेस आप साथ ले लीजिए और सभी लोगों को साथ मिलाकर इस पूरे बिल को ना पास होने दीजिए, तो अगर ऐसा होता है तो ये जो कोशिशें थी वो तो बेकार हो जाएंगी। और फिर अमित शाह जी भी इस बात का जिक्र आज कर रहे थे, कांग्रेस को की तरफ इशारा करते हुए कि आप शायद उस गठबंधन का हिस्सा ना रहें। क्या ऐसा होने जा रहा है? सर नहीं, देख लीजिए, पहली चीज तो यह है कि आंकड़े क्या होंगे वो राज्यसभा के पटल पे तय होगा। हाँ। कौन आता है, कौन नहीं आता, कौन किसको वोट देता है, कांटे की टक्कर है एनडीए में और इंडिया में, देखते हैं कौन जीतता है। लेकिन जहां तक इंडिया के गठबंधन का सवाल है, इस प्रकार से इंडिया घटक दलों के बीच में दरार पैदा करने की कोशिशें जो भाजपा कर रही है, ये दर्शाता है कि वो लोग समझ गए हैं कि इंडिया बहुत ही फॉर्मेडेबल चैलेंजर बन चुका है। कभी हमारे नाम को लेकर टिप्पणी करते हैं हम 5 जनक इंडिया शब्द को लेकर, कभी हमारे घटक दलों में झगड़ा कराने का प्रयास करते हैं। मुझे लगता है उनकी घबराहट साफ नजर आ रही है, उन्हें समझ में आ गया है कि अगर इंडिया अपने पांव पे खड़ा हो गया तो जीतेगा इंडिया, इंडिया ही जीतेगा। और इस इंडिया का चेहरा कौन होगा, ये बार बार भारतीय जनता पार्टी पूछती है। देखिए, चेहरा कौन होगा ये तो आने वाला समय तय करेगा, लोग तय करेंगे। चेहरा इंपॉर्टेंट नहीं है, मुद्दे इंपॉर्टेंट है। क्या मुद्दा उठाएगा, कैसे इंडिया बेरोजगारी कम करेगा, कैसे इंडिया महंगाई कम करेगा। आज ये मुद्दे मुझे लगता है कि जो देश की राजनीति में गौण करने का प्रयास भाजपा कर रही है, ये ज्वलंत मुद्दे हैं। इनका जवाब इंडिया ढूंढ रहा है और इंडिया ही इन सारी समस्याओं का हल भी देगा। राघव जी, आपने कांग्रेस को अप्रोच किया, कांग्रेस मान भी गई, आपका समर्थन भी कर रही है। वाईएसआरसीपी और बीजेडी इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने का निर्णय लिया। वाईएसआरसीपी और बीजेडी ने जो निर्णय लिया, उसका जरूर कोई कंपल्शंस रही होंगी, कोई मजबूरियां रही होंगी। मैंने तो फरमाया था कि जरूर कोई मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। बहुत जी चाहता है कि सच कहूं, क्या करूं, हौसला नहीं होता। तो जरूर उनकी कोई मजबूरियां रही होंगी, लेकिन उन्हें भी मैं ये कहना चाहूंगा कि आज ये प्रयोग दिल्ली में हो रहा है, दिल्ली में सफल हो गया प्रयोग, तो कल आपके राज्य में होगा, आपके साथ भी ये हो सकता है। थोड़ा डर के रहिए, संभल के रहिए और भारतीय जनता पार्टी से खास तौर पर संभल कर रहिए। मैं एक सवाल जरूर पूछना चाहूंगा, क्योंकि हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं। राजनीतिक बातें तो होती रहती हैं, ये राघव चड्ढा जी दूल्हा कब बनने वाले हैं फाइनली? वो आप अभी राजनीतिक गठबंधनों की चर्चा करते हैं, मेरे व्यक्तिगत गठबंधन की चर्चा किसी और दिन विस्तार से आपके साथ एक लंबी बहस में करेंगे। नहीं, लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि कोई कह रहा था, मैंने सुना कि आप इटली में जाकर 7 फेरे लेने वाले हैं, तो मैंने कहा मैं डायरेक्ट ही पूछ लेता हूं कि राघव चड्ढा जी के मन में क्या है। आपको बिल्कुल मैंने जैसा कहा विस्तार से आपको बताएंगे और बहुत जल्द आपको लड्डू खाने का और हमारी बारात में नाचने का मौका मिलेगा। अच्छा, एक इंसिडेंस और हुआ, आप संसद में थे और कौवा आपको चोंच मार के जा रहा था, वो क्या हुआ था वहाँ, वो क्या परिस्थिति थी, वो क्या था? जी, मैं फोन पे बात कर रहा था जी। मेरे बॉस का फोन आया हुआ था और मैं बात कर रहा था, और उसी बीच एक कौवा मेरे पास से होकर गुजरा। हाँ। कैमरा पर्सन ने जो फोटो खींची उसमें कुछ ऐसा प्रतीत हुआ कि न जाने कौवे ने मुझे चोंच मार दी। हाँ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उसे भी मुद्दा बनाने की कोशिश करी। हाँ। तो मैंने उसके जवाब में उन्हें कहा कि रामचंद्र क्या गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना दुनका और कौवा मोती खाएगा। राघव जी, आखिर में यही सवाल कि 24 को लेकर जो इंडिया गठबंधन में आप शामिल हो चुके हैं, उसको लेकर पूरी उम्मीद है? उम्मीद है, मजबूत गठबंधन है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरा अपना ये मानना है कि 1977 के जनता पार्टी के गठबंधन से भी ज्यादा मजबूत ये इंडिया गठबंधन साबित होगा। आपको याद होगा 77 के चुनाव में तमाम विपरीत विचारधाराओं के लोग
एक छतरी के नीचे आए थे जिसका नाम जनता पार्टी रखा गया था, जिसमें जनसंघी भी थे, वामपंथी भी थे, कम्युनिस्ट भी थे, सोशलिस्ट भी थे, सब साथ आए थे और एक मजबूत गठबंधन बना था जो 295 से भी अधिक सीटें ले गया था लोकसभा में। उसी प्रकार इंडिया गठबंधन 2023-24 के लिए तैयार किया गया है, जो 1977 के गठबंधन से भी ज्यादा मजबूत और पर्याप्त है। मुझे लगता है कि बेहतरीन एक रोड मैप भारत देश के लिए ये गठबंधन तैयार करेगा और देश को बेरोजगारी, महंगाई जैसी बड़ी समस्याओं से निजात दिलाएगा। समस्याएं जो सीट बंटवारे को लेकर होंगी उसे भी हल कर लिया जाएगा कांग्रेस के साथ या तमाम दलों के साथ। चर्चा में होगा। पहले चरण में सिर्फ इसका नाम तय किया गया, आगे चरण में इसका जो स्वरूप रहेगा, क्या टिकट का बंटवारा रहेगा, उस पर विस्तार से चर्चा होगी। अच्छा, मुंबई बैठक आते आते, क्योंकि अब शरद पवार जी के भी लग रहा है कि वो शायद राजनीति छोड़ दें, तो अब ऐसे में ऐसा तो नहीं होगा कि मुंबई पहुंचते पहुंचते ट्रेन से कई साथी उतर जाएं? मुझे लगता है ये सब फिजूल की बातें हैं। हमारा बैठक अगस्त के आखिरी हफ्ते में या सितंबर के पहले हफ्ते में मुंबई में होने जा रही है और वो बैठक भी बेंगलोर की बैठक जैसी ही सफल बैठक होगी और आगे का क्या स्वरूप रहेगा उस पर विस्तार से हम अगली बार चर्चा करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राघव जी अपना समय देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।